विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 11 और विषय इतिहास, कक्षा 11 विषय इतिहास अध्याय चल रहा है दूसरा, लेखन कला और शहरी जीवन। उसका पार्ट नंबर 2 लेके आज हम हैं। पार्ट नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन से संबंधित। तो हमने कुछ बातें इनकी पढ़ ली थी, जैसे कुछ सभ्यताओं के बारे में देखा था कि नदियों के किनारे है, शहरीकरण का महत्व देखा था। अब हम बात करते हैं लेखन की कला का विकास कैसे हुआ। तो देखिए, सभी समाजों के पास अपनी एक भाषा होती है जिसमें उच्चारित ध्वनियाँ अपना अर्थ प्रकट करती है। इसे मौखिक या शाब्दिक भावाभिव्यक्ति कहते हैं। लिखना मौखिक भावाभिव्यक्ति से उतना अलग नहीं जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं। जब लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है तो इसका अर्थ उच्चारित ध्वनियाँ जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती है। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएँ पाई गई है वे लगभग 3200 ईस्वी पूर्व की है। उनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएँ दी है। वहाँ बेलों, मछलियों, रोटियों आदियों की लगभग 500 सूचियाँ मिली है जो वहाँ के दक्षिणी शहर उरुक के मंदिरों में आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की होगी। स्पष्टतः लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे। उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे और सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में होता था। ये देखिए, किलाक्षर का मतलब कील कर पत्थरों के अंदर लिखा जाता था ये अक्षर देखो। और ये देखो चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएँ देखो, बेल ये अनाज, मछली, ये इस तरह के चित्र थे। पहले लिखने कला नहीं थी बिल्कुल भी, सिर्फ चित्रों से संकेत मिलता था। फिर देखो विश्व इतिहास के कुछ विषय। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता था और फिर उसको गूंद कर और थाप कर एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप देते। ये देखिए गिल्ली मिट्टी है, उन पे उकेरे गए अंदर ही अंदर। जैसे आप देखना गिल्ली मिट्टी लेकर उसमें लकड़ी से या अंगुली से लिखना, वैसे उकेरते थे। ठीक है, ये चित्र दे रखे देता है जिसे वह आसानी से अपने हाथ में पकड़ सके। वह सावधानीपूर्वक उसकी स्तों को चिकना बना लेता है। फिर सरकंडे की तीली की तीखी नोक से वह उसकी नम चिकनी सतह पर किलाकार चिन्ह बना देता है। जब ये पट्टिकाएँ धूप में सूख जाती थी तो पक्की हो जाती थी और वे मिट्टी के बर्तनों जैसी मजबूत हो जाती थी। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब जैसे धातु के टुकड़े, सोपानों का हिसाब असंगत और गैर जरूरी हो जाता था तो उस पट्टिका को फेंक दिया जाता था। जैसे अपनी रफ कॉपी होती है ना, उसमें हम लिखते रखते हैं, लिखते रहते हैं। जब वो भर जाती है तो या तो चूल्हे के पास रख देते हैं या फिर उसको अलग रखते हैं। वैसे ही या क्या, जितने दिन जरूरत होती थी उस पट्टिका की रखते थे और उसके बाद में उसको फेंक देते थे। जब पट्टी पर एक बार ऐसी पट्टी जब एक बार सूख जाती थी तो उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा हो, एक अलग पट्टिका की जरूरत होती थी। इसलिए मेसोपोटामिया की खुदाई स्थलों पर सैकड़ों पट्टिकाएँ मिली है। इस स्रोत संपदा के कारण ही आज मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जानते भी। लिखा हुआ मिले तभी अपने जान सकते हैं, वैसे हम क्या कर सकते हैं। लगभग 2600 ईस्वी पूर्व के आसपास वर्ण किलाकार हो गए और भाषा सुमेरियन थी। अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के स्थानांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने और कानून में उन परिवर्तनों को उद्देशित करने के लिए किया जाने लगा जो देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईस्वी पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्दी भाषा ने ले लिया। अक्दी भाषा में किलाकार लेखन का रिवाज ईस्वी सन की पहली शताब्दी तक अर्थात 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। लेखन प्रणाली जिस ध्वनि के लिए किलाक्षर या किलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में एम या ए, लेकिन अक्षर होते थे। इस प्रकार मेसोपोटामिया के लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते और उसे गीली पट्टी पर सुखाने से पहले ही लिखना होता था। यानी कोई शब्द है ना, उसका चिन्ह होता था सीधा ही। आज तो जैसे ABCD कैक है, 1 2 लिखते हैं, उनका चिन्ह होता था। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, इसलिए लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। साक्षरता। मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़े लिख सकते थे। न केवल प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी बल्कि ये कहीं अधिक पेचीदा थी।
अगर राजा समय पढ़ सकता था तो वह यह जताता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीकों को दर्शाती थी। एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता है, इसलिए उसकी शुरुआत इस तरह की जाती है। मेरे अमुक मालिक को उनका अमुक सेवक निवेदन करता है, मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया। सृष्टि के बारे में लिखे गए एक लंबे पुराने काव्य के अंत में लिखा गया, इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए और बड़े बूढ़े लोग उन्हें छोटों को पढ़ाए, बुद्धिमान और विद्वान लोग इन पर चर्चा करें, पिता इन्हें अपने पुत्रों के लिए बार बार दोहराए, यहाँ तक कि ग्वालों के कान में इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहते। लेखन का प्रयोग। शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उरुक के एक प्राचीन शासक एन मरकर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट कहा गया है। मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर है, जिसे अक्सर केवल शहर के ही पुकारा जाता था। शहर सुंदर है और शहरी कह के पुकारा जाता था। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एन मरकर के साथ जोड़ा गया। इस महाकाव्य में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता था यह कोई नहीं जानता था। एन मरकर अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्त और अन्य बहुमूल्य रत्न, लाजवर्त ठीक है, खनिज वगैरह से रंग बना हुआ था, तथा धातुएं मंगवाना चाहता था। इस काम के लिए उसने अपने एक दूत अर्टा नाम के एक सुदूर देश के शासक के पास भेजा। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। रात में वह चांद तारों की रोशनी और उनके सूचित दिशा के अनुसार और दिन में सूरज के बताए मार्ग पर आगे बढ़ता गया। वह रास्ते में आने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघने के लिए ऊपर चढ़ता था। देखो, कोई दिशा नहीं थी, सिर्फ और सूरज और सूर्य और चंद्रमा के अनुसार ही वो चलता था। जब वह एक पहाड़ पर था तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले सुसा नगर के लोगों ने उसे छोटे चूहे की तरह नमस्कार किया। उसने 5 पर्वतमालाएं, 6 पर्वतमालाएं और फिर 7 पर्वतमालाएं पार की। दूर अर्टा के मुखिया से लाजवर्त या चांदी नहीं ला पाया और उसे बारंबार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली हाथ ही लौटना पड़ा। उसके बावजूद ही वह अर्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरुक के राजा की ओर से तरह तरह की धमकी और आश्वासन देता रहा। अंत में दूध इतना चकरा गया कि अपनी बात को सही तरह से व्यक्त नहीं कर पाया और उसने एन मरकर के संदेशों को गालमेल कर दिया। तब राजा एन मरकर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उस पर शब्द लिख दिए। उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था। जब लिखी हुई पट्टिका दूत ने अर्टा के शासकों के हाथ में दी तो उसने उसकी जांच की। उच्चारित शब्द कील यानी खिलाकर शब्द थे। उसे देखते ही उसकी जो त्योरियाँ हैं वो चढ़ गई, माथे पर होती है ना। उसने पट्टिका पर नज़र गिराया कि इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं मानना चाहिए, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की। यह काव्य हमें यह भी बताता है कि लेखन कार्य सूचना इकट्ठी करने और दूर दूर भेजने का साधन था ही, साथ ही इसमें मेसोपोटामिया के शहरी संस्कृति की उत्कृष्टता भी झलक देखने को मिली। तो राजा ने सबसे पहले संदेश भेजने के लिए, कोई समाचार भेजने के लिए इस पट्टिका का यह तो यहाँ से लेखन शुरू हो गया। दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। 5000 ईस्वी पूर्व से दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा। इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया। ये शहर कई तरह के थे। पहले वे जो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए, दूसरे जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए, और शेष शाही शहर थे। इनमें से पहली 2 श्रेणियों के शहरों पर यहाँ चर्चा की जाएगी। बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने उनके मूल स्थान का पता नहीं अपने गांव में कुछ चुने हुए स्थानों और मंदिरों को बनाना, उसका पुनर्निर्माण करना शुरू किया। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जिसे उर को चंद्र देवता और इनाना को जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ बड़े होते गए, क्योंकि उनके खुले आंगनों के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता था। लेकिन मंदिर की बाहरी दीवारों पर कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। यही मंदिरों की विशेषता थी। साधारण घरों की दीवारें ऐसा नहीं होती थी। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्र और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना और ऊनी कपड़ों को बुनना आदि यहीं की जाती थी। घर परिवार से
ऊपर के स्तर के व्यवस्थापक व्यापारियों की नियुक्ता, अन्न, हल जोतने वाले पशुओं, रोटी, जौ की शराब, मछली आदि के आवंटन और वितरण के लिखित अभिलेखों के पालक के रूप में मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए और मुख्य शहरी संस्था का रूप ले लिया। लेकिन अन्य दूसरे कारक भी इस व्यवस्था में विद्वान थे। जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि कई बार संकटों से गिर जाती थी। फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में किसी वर्ष तो बहुत ज़्यादा पानी बह जाता था और फसलों को डुबो देता था। कभी कभी धाराएं अपना रास्ता बदल लेती थी, जिससे खेत सूखे रह जाते थे। जैसा कि पुरातत्वीय अभिलेखों से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव समय समय पर पुनर्स्थापित किए जाते रहे हैं। इन प्राकृतिक विपदाओं के अलावा कई बार मानव निर्मित समस्याएं भी आ खड़ी होती है। जो लोग इन धाराओं के ऊपरी इलाके में रहते थे, वे अपने पास की जल धाराओं से इतना, ये देखो मंदिर जिसका खुला हुआ आंगन, इस तरह का मंदिर, ज़्यादा पानी अपने खेतों में लेते थे कि धारा के नीचे की ओर बसे हुए गाँव को पानी नहीं मिलता था। ये लोग अपने हिस्से की सरणी में से गाद मिट्टी नहीं निकालते थे, जिससे बहाव रुक जाता था और नीचे वालों को पानी नहीं मिलता था। इसलिए मेसोपोटामिया के तत्कालीन देहातों में जमीन और पानी के लिए बार बार झगड़े भी हुआ करते थे। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो मुखिया लड़ाई जीतते थे और वे अपने साथियों और नाइयों को लूट का माल बांटकर खुश कर देते थे। हारे हुए समूह में से लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे, जिन्हें वे अपने चौकीदार या नौकर बना लेते थे। इस प्रकार वे अपना प्रभाव और न्यायों की संख्या बढ़ा लेते थे। किंतु युद्ध में विजय होने वाले ये नेता लोग स्थायी रूप से समुदाय के मुखिया नहीं बने रहते थे। आज है तो कल चले जाते। लेकिन बाद में एक समय आया जब इन नेताओं ने समुदाय के कल्याण पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। इसके फलस्वरूप नई नई संस्थाएं और परिपाटियां स्थापित हो गई। इस समय के विजेता मुखियों ने कीमती भेंटों की देवताओं पर अर्पित करना शुरू कर दिया, जिससे कि समुदाय के मंदिरों की सुंदरता बढ़ गई। उन्होंने लोगों को उत्कृष्ट पत्थरों और धातुओं को लाने के लिए भेजा, जो देवता और समुदाय को लाभ पहुंचा सके। मंदिर की धन संपदा के वितरण का और मंदिरों में आने जाने वाले वस्तुओं का हिसाब किताब रखकर प्रभावी तरीके से संचालन कर सके। जैसा कि एन मरकर से जुड़ी कविताएं व्यक्त करती है कि इस व्यवस्था ने राजा को ऊंचा स्थान दिलाया और समुदाय पर उसका नियंत्रण स्थापित किया। हम पारस्परिक हितों को सुदृढ़ करने वाले विकास के एक ऐसे दौर की कल्पना कर सकते हैं जिसमें मुखिया लोगों ने ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे वे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना इकट्ठी कर सके। इसके अलावा लोग एक दूसरे के आसपास रहने से समय को अधिक सुरक्षित महसूस कर सकें। उरुक, जो इन दिनों सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था, से हमें सशस्त्र वीरों और उनसे हताहत हुए शत्रुओं के चित्र मिलते हैं और सावधानीपूर्वक किए गए पुरातत्वीय सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास जब उरुक नगर का 250 हेक्टेयर भूमि में विस्तार हुआ तो इसके कारण दर्जनों छोटे छोटे गांव उजड़ गए। बड़ी संख्या में आबादी का विस्थापन हुआ। इसका यह विस्तार शताब्दियों बाद फले फूले मोहनजोदड़ो नगर से 2 गुना था। यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि उरुक नगर की रक्षा के लिए चारों ओर काफ़ी पहले ही एक सुदृढ़ प्राचीन बना दी। उरुक नगर 4200 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा और इस दौरान 2800 ईस्वी पूर्व के आसपास ये बढ़कर 400 हेक्टेयर में फैल गया। युद्ध बंदियों और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर का अथवा प्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करना पड़ता था। कृषि कर भले ही न देना पड़े पर काम करना अनिवार्य था। जिन्हें काम पर लगाया जाता था उन्हें काम के बदले अनाज दिया जाता था। सैकड़ों ऐसी राशन सूचियाँ मिली जिनसे काम करने वाले लोगों के नामों के आगे उन्हें दिए जाने वाले अनाज, कपड़े और तेल आदि की मात्रा लिखी गई। एक अनुमान के अनुसार इन मंदिरों में से एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किया। शासक के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी से ईंट तैयार करने और मंदिर में लगाने और सुदूर देशों में जाकर मंदिर के लिए उपयुक्त सामान लाने के कामों में जुटे रहते थे। इसकी वजह से 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास उरुक में खूब तकनीकी प्रगति हुई। अनेक प्रकार के शिल्पों के लिए कांसे के औजारों का प्रयोग होता था। वास्तुविदा ने ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया, क्योंकि इन दिनों बड़े बड़े कमरों की छतों के बोझ को संभालने के लिए सहतीर बनाने हेतु उपयुक्त लकड़ी नहीं मिलती थी। सैकड़ों लोगों को चिकनी मिट्टी के शंकु बनाने और पकाने में लगाया जाता था। इन शंकुओं को भिन्न भिन्न रंगों में रंगकर मंदिरों की दीवारों में लगाया जाता था, जिससे वे दीवारें विभिन्न रंगों से सुशोभित हो जाती।
मूर्तिकला के क्षेत्र में भी उच्च कोटि की सफलता प्राप्त हुई। इस कला के सुंदर नमूने आसानी से उपलब्ध होने वाली चिकनी मिट्टी की अपेक्षा अधिकतर आयातित पत्थरों से तैयार किए जाते थे। तभी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक युगांतरकारी परिवर्तन आया जो शहरी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत उपयुक्त साबित हुआ, और वह था कुम्हार के चाक का निर्माण। आगे चलकर इस चाक से कुम्हार की कार्यशाला में एक साथ बड़े पैमाने पर दर्जनों एक जैसे बर्तन आसानी से बनाए जाने लगे। तो यहाँ पे चित्र देख सकते हो आप, बेलनाकार मुद्रा की छापा या ठीक है। मोहर एक शहरी क्लब करती, ये अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे।